बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी का बड़ा फैसला। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द। पीएम मोदी ने कहा, छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। बारहवीं की परीक्षा कैंसिल होने पर विपक्ष ने जताई खुशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बहुत खुशी हुई। देश के कई हिस्सों में फिर बदल सकता है मौसम। उत्तर और दक्षिण भारत में हल्की बारिश का अनुमान। बच्चों पर भारी पड़ रही कोरोना महामारी। 8 से 13 साल के बच्चों को महामारी से ज्यादा खतरा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बैठक में राज्यों के साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर चर्चा की गई, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वोपरि है। कोरोना काल में उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हालांकि 12वीं का रिजल्ट किस आधार पर होगा, इसे लेकर बोर्ड अगले कुछ दिनों में जानकारी दे देगा। दरअसल यहां शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस पर फैसला लेना था, लेकिन अचानक उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि शिक्षा मंत्रालय को 12वीं परीक्षा के बारे में सुप्रीम कोर्ट को 3 जून तक बताना है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी से जुड़ा एम्बुलेंस छिपाए जाने का मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि बिहार में एक और एम्बुलेंस घोटाले का मामला सामने आ गया है। ऐसे में पूर्व मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी विक्रम कुंवर ने एमएलए और एमएलसी फंड से दिए गए एम्बुलेंस में घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है और इस संबंध में विक्रम कुंवर के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी है। यह घोटाला बिहार के सीवान जिले में हुआ है। यहाँ 7 लाख की कीमत वाली एम्बुलेंस को 21 लाख में खरीदने का बड़ा मामला सामने आया है। इसके बाद सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने 3 सदस्यीय समिति बनाकर कथित घोटाले की जांच शुरू करा दी है। खबर यह है कि 7 एम्बुलेंस पिछले साल ऊंचे दामों में खरीदी गई थी, जिनका इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। कोरोना के दौरान बिहार में व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार सवालिया निशान उठाता रहा। उधर देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें एक व्यक्ति को पहली खुराक कोविशील्ड की तो दूसरी खुराक कोवैक्सीन की लगा दी गई है और इसको लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा कि 2 वैक्सीन की मिक्सिंग को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों हैं। इसके लिए स्टडी किए जाने की जरूरत है। हालांकि तब तक देश की वैक्सीनेशन रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार का यहाँ साफ तौर पर कहना है कि एक व्यक्ति को पहली खुराक दूसरे टीके की दूसरी खुराक किसी और टीके की लगाना वैज्ञानिक और सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन इसकी सिफारिश करना अभी ठीक नहीं है क्योंकि यह स्थिति अभी विकसित हो रही है। उधर हरियाणा के रेवाड़ी की बात करें तो यहां एक परिवार में चचेरे भाई की हत्या मामले में कसोला थाना पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ साथ ही फर्जी नंबर गाड़ी और हथियार एम्बुलेंस कराने का भी काबू किया गया है। तो यहाँ आपको बता दें कि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं थाना प्रभारी नरेंद्र ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए 2 महिलाओं को कविता और सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में अवैध हथियार भी काबू किए गए हैं। को गाँव नवास कमालपुर में 2 भाइयों का आपस में झगड़ा होगा। उसमें दुलीचंद के 2 लड़के थे, उनका बाप का और बेटे का झगड़ा था। उनकी आपस में कहासुनी होगी तो चाचा के लड़के विजय और ब्रह्म प्रकाश मौके पर आ गए। उनका आपस में इनका छुटछुटाव करने लगे। छुटछुटाव तो नौबत ज़्यादा बढ़ गई तो अपने ये जो मोगली जो है ये अपने मकान से पिस्टल निकाल के लिए है और पिस्टल निकाल कर एक तो विजय को गोली मार दे रही है, एक ब्रह्म प्रकाश। तो विजय की गोली लगने से मौत हो गई और ब्रह्म प्रकाश घायल है।
तो इस पर हमने मुकदमा दर्ज कराया था 307, 302, 34 और 8 एक्ट का, जिसमें हमने कल 2 लेडीज सोनू और कविता। यूपी की गोरखपुर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी चंदन चौहान अपने दोस्तों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है। तो यहाँ कोतवाली इलाके से चंदन अपने 2 साथियों के साथ बाइक से वारदात करने की फिराक में निकला था। सूचना की बात करें तो यहाँ पुलिस ने घेराबंदी तो कर ली, तो यहाँ लेकिन वहां आरोपी भाग चुका है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने इसकी सूचना तुरंत ही कैंट पुलिस और आला अफसरों को दे दी है। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दी कि कैंट इंस्पेक्टर सुधीर सिंह जटेपुर चौकी इंचार्ज इत्यानंद फोर्स के साथ घेराबंदी करने लगे और ऐसे में कारमल रोड पर खुद को पुलिस ने घिरा देखकर बदमाशों से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। तो यहाँ जवाबी कार्रवाई पुलिस की गोली से चंदन चौहान घायल हो गया और बताया जा रहा है कि वहीं पर गिर गया और ऐसे में चंदन चौहान पर लूट नक्सलबंदी के 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 31/5/2021 को इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा इंस्पेक्टर कैंट को सूचना दी गई कि एक शातिर लुटेरा एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है। इसी क्रम में इंस्पेक्टर कैंट द्वारा चौकी इंचार्ज जटेपुर और चौकी इंचार्ज रेलवे के साथ सहयोग से एक घेराबंदी की गई कारमल रोड पे। वहाँ पे उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पे जान लेने के लिए से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है और उसके 2 साथी भाग गए। उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया है, उसका नाम है चंदन चौहान, सन ऑफ स्वर्गीय मदन, रेजिडेंट ऑफ जगन्नाथपुर। घटनास्थल से एक 315 बोर की खोखा मिला है और 2 जिंदा कारतूस मिले 315 बोर के, और 315 बोर का ही तमंचा भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक ब्लैक पैशन मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और कॉम्बिंग ऑपरेशन करके बाकी जो साथी भागे थे उनको पकड़ने। यूपी के मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं, जहां बीजेपी खुशियां मनाने में लगी है। तो वहीं मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बेहद बेतुका बयान देते हुए बीजेपी पर जोरदार तंज कसा है। सपा सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनसे शरीयत के साथ साथ छेड़छाड़ की गई है। दूसरा एक कानून बना दिया गया है, नागरिकता कानून, जिसके अनुसार सिर्फ मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी। इस सरकार द्वारा किए गए ऐसे कामों जो नाइंसाफियां हुई, उसी के चलते देश में 2 बार बड़े तूफान आ गए, आसमानी आफत आई हुई है। कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं, उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी लिए पटरियों को ऊपर जा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। सर, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें बीजेपी का क्या दोष है सर? देखिए, हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के ज़्यादातर 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ। उधर तेज हवाओं के बाद हुई बारिश के कारण मंगलवार को पानीपत का मौसम सुहाना रहा। तो यहाँ लोगों की तपती गर्मी और लू से राहत मिली है। तो ऐसे में आंधी और बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। तो जून तक बादल छाने और बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ यास तूफान और बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवात का असर पानीपत में सोमवार रात से ही शुरू हुआ। आसमान में बादल छाने के साथ चली हवाओं ने तपिश से लोगों को राहत दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चली हवाओं ने शहर भर की बत्ती गुल कर दी। कई क्षेत्रों की सुबह तक बिजली सप्लाई बंद रही और लेकिन यहां बाकी क्षेत्रों में आंधी रुकने के बाद ही बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी गई। उधर मध्य प्रदेश के सभी जिलों के साथ उज्जैन में भी अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां राइट और लेफ्ट का सिस्टम लागू किया गया है। आपको बता दें कि
एक साथ ही एक तरफ दुकान और दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी, यानी कि रोस्टर के अनुसार ये दुकानें खोली जाएंगी। सामूहिक कार्यक्रम जैसे कि जुलूस, जलसे जैसे कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं के आने पर मनाही है। तो यहाँ बिना मास्क के निकलने पर शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ लॉकडाउन खुलने पर बाजारों में लोग निकलने और खरीदारी भी करने लगे हैं। इतना नियम का पालन करना पड़ा, कैसा ये नियम और कैसा आपको लग रहा है और कैसा तैयारी करना? लगना तो क्या है, जैसा ही लग रहा है वैसा लगता है। ऐसा कोई नई बात नहीं लग रही है, लेकिन क्या है, खा चुके हैं, पहले भी लॉकडाउन हो चुका है, आदत हो गई है। अब क्या लॉकडाउन करते करते, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे। और अपना ग्राहकी थोड़ी है, लेकिन इतनी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर भी चलो ठीक है, खुला है बाज़ार, अब रिस्पॉन्स मिलेगा धीरे धीरे। भगवान करे कोरोना काल जल्दी से जल्द निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है। आपका कपड़े का बिजनेस है और शादी ब्याह भी साथ में चल रहे हैं और लेफ्ट राइट का नियम भी चल रहा है। शादी ब्याह का तो कुछ दिख नहीं रहा है ग्राहकी, बाकी जो इनके बहुत लोग इतने दिन से घर पे बैठे थे, तो उस हिसाब से ये होजरी का मटेरियल चल रहा है, जैसे कि अपना लोअर, केपरी, अंडरवेयर, बनियान, यही इनका ही रिस्पांस मिल रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी सब बोलने की बात है, लगन चला तो चले गए, उसके अब कुछ नहीं कर सकते। बस आप ग्राहकों को सैनिटाइज कर रहे हैं? हाँ, ग्राहकों को भी सैनिटाइजर कर रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं, थोड़ी देर में सब कर रहे हैं हम सैनिटाइजर। मेरा नाम है जीतू सेठिया, कपड़ा व्यापारी हूँ मैं। उधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 15 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ ऐसे में इस निर्णय को देखते हुए कुछ नियम भी जारी किए गए हैं। विद्यार्थी अब घरों से ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई कर सकेंगे। इस दौरान 50% अध्यापक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूलों में हाजिर रहेंगे। वहाँ स्टाफ को रोस्टर के अनुसार बुलाया जाएगा। स्कूलों में स्टाफ बुलाने और उनके कार्य करने को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पत्र भी जारी किया है। इसके तहत कहा गया है कि स्कूलों में अध्यापक MIS पोर्टल अपडेट करने के साथ साथ मिड डे मील, पुरानी किताबों का वितरण जैसे कार्य करेंगे। अध्यापक राजपीर ने बताया कि इस दौरान पहली से 8वीं के विद्यार्थियों को जल्द अप्रैल का मिड डे मील, राशन और पुरानी किताबें दे दी जाएंगी। पहला काम हमारा यही है कि आज रिजल्ट रेडी करना, और रिजल्ट रेडी करके रिजल्ट तो हमारा रेडी हो चुका है, बल्कि रिजल्ट की रिपोर्ट कार्ड को बना के, ठीक है ना, बच्चों को फिर हम सूचित करेंगे और उनके घर तक इन रिपोर्ट कार्डों को पहुंचाएंगे। और क्या डाटा इकट्ठा करने के आदेश दिए गए हैं? जैसे कोविड के दौरान कुछ मौत भी हुई है स्टूडेंट्स के, जो पेरेंट्स हाँ, उसके लिए जो किसी बच्चे के माँ बाप या जो भी जिस पर वो आश्रित हैं, अगर उनके घर में डेथ हो गई है, तो ऐसे बच्चों की भी एक सूची तैयार की। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, यूपी से इस वक्त की अहम खबर आपके सामने है। तो यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने CM योगी की तारीफ की है। तो यहाँ CM योगी की तारीफ की गई है। फर्जी बेवजह अफवाह उड़ाने वालों के मुंह बंद हुए हैं। तो यहाँ यूपी के लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। BL संतोष ने ट्वीट करते हुए CM योगी की तारीफ की है। तो यहाँ BL संतोष ने CM योगी की तारीफ की है। आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए तारीफ की गई है। केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने CM योगी की तारीफ की है। ट्वीट के जरिए उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। फर्जी बेवजह अफवाहें उड़ाने वालों की मुंह फिलहाल के लिए बंद हो गई हैं। तो यहाँ BL संतोष ने ट्वीट करते हुए तारीफ की है। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। BL संतोष ने CM योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। तो यहाँ तारीफ ट्वीट के जरिए की गई है। केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने CM योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से CM योगी की तारीफ की गई है BL संतोष के द्वारा, और फिलहाल जो जानकारी सामने आई है कि ट्वीट के जरिए उनकी तारीफ की गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 2 दिन का दौरा था BL संतोष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का,
तो तमाम तरह के कयास लगा रहे थे कि ये जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं सीएम योगी के कामकाज के फीडबैक लिए जाएंगे, संगठन में जिस तरह का रोष है या नाराजगी है उसके भी फीडबैक लिए जाएंगे, मिनिस्टरों के लिए जाएंगे, डिप्टी सीएम के लिए जाएंगे, क्योंकि कुल मिला के जो अटकलें लगाए जा रही थे 2022 के चुनाव को लेकर बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, बहुत बड़ी जो मतलब जो मिशन है यूपी का उसको लेकर बीजेपी चिंतित है, स्टेट नेतृत्व नाराज है। बहुत काफी मतलब हौच पौच की स्थिति थी फिलहाल। लोगों का अटकलों का जो बाजार था, सियासी जो चर्चा थी वो जोरों पर थी। हर तरफ सीएम योगी के कामकाज को लेकर लोग तरह तरह के ट्वीट्स कर रहे थे, खबर निकल के सामने आ रही थी। पर अब पीएम संतोष ने जैसे ही दिल्ली पहुंचे उन्होंने ट्वीट कर सारे कयासों के सारे अफवाहों को विराम लगाते हुए सीएम योगी के 5 हफ्तों के कामकाज को लेकर फिलहाल तारीफ की है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि आखिर इन तारीफ से क्या मायने निकल के आते हैं। जिस तरीके से सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ काबिल तारीफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उधर हरियाणा के चरखी दादरी की बात करें तो यहां विधायक ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि एक तरफ तो जनता कोरोना से पीड़ित है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ती है। विधायक ने कहा कि सरकार को तेल की कीमतें कम करनी चाहिए जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। पूरे देश के अंदर इस कोरोना काल के दौरान पहली बात तो जनता इस कोरोना से बड़ी परेशान है। ये बड़ी दुखी घड़ी है। बहुत से हमारे बीसीएस भाइयों ने अपने शरीर छोड़ दिया, प्राण न्यौछावर कर दिए और इसके साथ साथ लोगों को बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारे महंगाई की है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, आज 14-15 बार दाम फिर बढ़ गए। सरसों के तेल की बात हो, 100 जो खाने की चीज़ थी वो आसमान छू रही है। गरीब आदमी का जीना दुख हो गया, ऊपर से उसको रोजगार उसकी मजदूरी थी वो नहीं मिले, ऊपर से जो है महंगाई की मारे। तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि जो गरीब आदमी हैं, जो रोज सर्व मजदूरी पर आधारित हैं, उनकी आर्थिक सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाए। वो भी अपने बच्चों को पाल लें, पेट पाल लें और इस महामारी के अंदर इस महंगाई को सरकार ने कंट्रोल करना चाहिए। इसके ऊपर डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी वगैरह घटा के लोगों को सुविधा मुहैया कराने चाहिए ताकि महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो सके, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से ही सारी महंगाई इसी के कारण बढ़ती है। तो सबसे पहले उसी के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए महंगाई। हरियाणा में 1 जून को सोने के भाव में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ सोने के भाव चढ़ चुके हैं। गुरुग्राम में 22 कैरेट सोने की कीमत 47,550 रुपए 10 ग्राम रही। तो यहाँ 31 मई की बात करें तो यहाँ 22 कैरेट सोने की कीमत 47,520 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। यहाँ 22 कैरेट की बात करें तो यहाँ गोल्ड 30 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। वहीं 24 कैरेट की बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोने का रेट 49,990 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यहाँ कल भी 24 कैरेट सोने का रेट 49,930 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं अंबाला की अगर बात करें तो यहाँ मंगलवार को 22 कैरेट सोने की कीमत 47,610 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि सोमवार की बात करें तो यहाँ 47,520 रुपए थी। अब 22 कैरेट की बात करें तो यहाँ 22 कैरेट सोना 90 रुपए महंगा हुआ है। वहीं 24 कैरेट सोने का रेट 49,980 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और सोमवार की यहाँ हम बात कर रहे थे और ऐसे में 24 कैरेट सोने की कीमत 49,920 रुपए थी। यहाँ 24 कैरेट सोना 60 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। यूपी के जलौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के मामले में 4 वर्षों से फरार चल रही एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को तमंचा भी बरामद हुआ है। फरार महिला पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मामला माधोगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2017 में एक युवक का शहर नहर में मिला। तो यहाँ युवक का शव नहर में पड़ा मिला, जिसकी शिनाख्त जनपद बांदा निवासी युवक इमरान के रूप में की गई है। मृतक परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया था और ऐसे में जो जानकारी सामने निकल कर आई है, पुलिस को छानबीन में जनपद कानपुर देहात निवासी महिला साधना सिंह और उसके पति द्वारा युवक की हत्या किए जाने के अहम सुराग मिले हैं।
तब से ही पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास भी कर रही थी। सन 17 का मामला 17 जून 2017 को थाना माधवगढ़ में 302-201 कायम हुआ था अपराध संख्या। इसमें इमरान नामक एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसके पिता ने यह मुकदमा लिखाया था। तो उस समय टीम ने काम करके इस मर्डर में ये नाम आ गए थे साधनाथ सिंह और उसके पति राजू परिहार, लेकिन और इनके खिलाफ चार्जशीट भी लगी थी। ये दोनों अभियुक्त काफी शातिर किस्म के हैं और एक जयपुर में भी इन्होंने मर्डर किया। उधर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी है, जिसके बाद जिला सिद्धार्थनगर में मंगलवार को इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर की गई, जिसका शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया। पूरे वैक्सीनेशन और अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया। इस मौके पर सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी, सीएमओ और पूरा स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा रहा। 44 जो आज के दिन प्रारंभ हुआ है पूरे 75 जनपद में। हमारा टारगेट करीब 3 करोड़ का रहेगा 3 महीने के लिए, माने कि लगभग 1 करोड़ प्रति माह, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसी के अधीन हमको जितना भी वैक्सीन मिल रहा है, अब जो 2 कंपनियां हैं या तीसरा कंपनी अभी शुरू नहीं किया, तो 2 कंपनी के माध्यम से हम लोग ने अपना खरीद लिया है, एडवांस पैसा दे दिया, उसके माध्यम से हमको मिलते रहेंगे। सर जिस तरह से 200 पर सेंटर इस तरह से है, तो सर आपको नहीं लगता कि जो टारगेट है इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा अगर इतनी हम सुस्त रफ्तार से करेंगे? देखिए, अभी जैसे आपको मैंने बताया 2 ही कंपनी है पूरे भारत में जो इसका निर्माण कर रहे हैं, और दोनों ने अपना उत्पादन क्षमता अभी उतना नहीं बढ़ाया है। तो जिस उत्पादन क्षमता अभी उनका वर्तमान में है, उसी के अधीन हम लोग 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60+45। उधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से लोगों को कोविड टीके के महत्व और कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में लगातार सूचित और शिक्षित करने का आग्रह किया। ऐसे में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को इस साल दिसंबर तक टीका लगाया जा सकेगा। कोविड एक महासंकट है, टीकाकरण ही उसका सही इलाज है। आज सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने कर्मचारी एवं उनके परिवारजन सबको टीकाकरण किया। वैसे ही हमारे जितने मीडिया यूनिट्स हैं उनके भी सारे कर्मचारी एवं उनके परिवारगण, ये इनका भी टीकाकरण हुआ है। ये एक अच्छी पहल है और लोगों को समझना चाहिए कि टीकाकरण के बाद भी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हाथ धोना लगातार। ये मैं सभी मीडिया, जो टेलीविजन चैनल्स और समाचार पत्र है या डिजिटल पोर्टल्स है, सबको आग्रह करता हूं कि वो कोविड के संबंध में ये जो सावधानियां बरतनी है उसको बार बार लोगों के सामने लाएं और समाज में ऐसा माहौल बनाए ताकि 18 उम्र से ऊपर जिनकी आयु है वो सब लोगों का टीकाकरण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उधर राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब ऐसे में बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन राठौर ने हमला किया। राठौर ने सीएम अशोक गहलोत से कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा ले, और क्या कुछ कहा उन्हें आज दिखाते हैं। किसी का भी देहांत हो बहुत दुख की बात है। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं उनके परिवार और समुदाय के लिए भी, लेकिन ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जहां अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून है, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। ये कांग्रेस की राजनीति रही है। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार होती है वहां ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसका एक खुला सबूत है जो राजस्थान के अंदर कल हुआ, जहां सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है कि दाह संस्कार के अंदर सीमित लोग ही जाएं। उसके बावजूद सरकार ने अपनी आंख बंद कर दी और व्यवस्था भी करी, जहां 3000 लोग शामिल हुए उनके जनाजे में। कोविड खत्म नहीं हुआ है और कोविड समुदाय और धर्म देखकर नहीं संक्रमण
रोकता या फैलाता। तो ऐसी हालात के अंदर जो कानून एक लागू हुआ है वो सभी के लिए होना चाहिए और ये तुष्टीकरण की हम बिल्कुल खिलाफत करते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर कोविड की जो अव्यवस्था है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कैरी करने की अव्यवस्था, आईसीयू बेड की कमी, इंजेक्शंस मरीजों तक ना पहुंचना, वेंटिलेटर्स का उपयोग ना करना, उन्हें किराए पे दे देना, रेमडेसिविर की जगह पानी लगना, सरकारी अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड 1-1 लाख रुपए पे मिलना, इन सब की जिम्मेदारी, और हजारों लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी के तो कंधे आनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि राजस्थान सरकार की जो ये अव्यवस्था है पूरी कोविड के दौरान, उनकी जो मिसमैनेजमेंट है कोविड का, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराएं। किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। और खासतौर से अब जब स्वास्थ्य मंत्री ने खुली चुनौती दी कि जो अखबार में छपी खबर है वैक्सीन वेस्टेज की वो गलत है, और अखबार ने वापस उन्हें खुली चुनौती दी कि अगर हम गलत हैं तो आप अपने अधिकारियों को भेजिए और हमारे ऊपर एक्शन लीजिए, हमारे पास पूरा प्रमाण है। ये प्रमाणों के साथ बात हो रही है जो राजस्थान की मीडिया कर रही है, और इसी कारण से पूरी तरह से पुख्ता सबूतों के साथ जो अव्यवस्था जो हुई है राजस्थान के अंदर, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब, उनके राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का रिजिग्नेशन लें। उन्हें वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति का दौर लगातार जारी है और ऐसे में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तंज कसा और कहा कि केंद्र ने जब बजट पेश किया था तब 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए आवंटित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। आपको याद होगा कि जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था हमारी बड़ी बहन सीतारमन ने, तो उस समय 35,000 करोड़ रुपया जो है वैक्सीन के लिए, कोविड-19 के वैक्सीन के लिए एलोकेट किया था। आप उसके बजट की कॉपी निकाल के देख सकते हैं। और मेरा ये जरूर कहना है प्रधानमंत्री जी से कि देश के हर नागरिक को जो है वैक्सीन का अधिकार है। जब प्रधानमंत्री जी इतने दिलदार हैं कि 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है विदेश भेज सकते हैं, तो देश के लोगों ने क्या गुनाह किया। और विशेष करके झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, बैकवर्ड पिछड़ा कमजोर स्टेट है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा होनी चाहिए। तो हमको जो है कृपा की जगह जो है हमको उनका कोप भाजन का शिकार बनना पड़ रहा है। कहेंगे कि 35,000 करोड़ जो एलोकेट किए थे, और ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एक विधान, एक संविधान और एक निशान का नारा बुलंद करने वाली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक रहेगा। वो जीवन रक्षक दवाई की बात हुई तो उन्होंने 3 टैरिफ कर दिया, एक 150 रुपये में केंद्र लेगा और 300 और 400 रुपये में राज्य लेगा। ये राज्य सरकार के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, विश्वासघात है और हमारे साथ सोतेलापन है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोगों के भी राज्य में फ्री वैक्सीनेशन के लाभ से हमारी जनता को लाभान्वित किया जाए। और हम इनके सांसदों को भी कहेंगे, यहाँ से 12 सांसद इनके जीत के गए हैं, क्या वो 12 सांसद यहाँ की जनता के जो है प्रतिनिधि नहीं है? क्यों नहीं वो केंद्र पर इस बात को लेकर वो दबाव क्यों नहीं डालते हैं? यही कहेंगे कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप बताइए, उन्होंने 48 लाख वैक्सीन आया है झारखंड, 48 लाख में हम लोगों ने 42 लाख वैक्सीनेट कर दिया। हमारे पास 6 लाख के करीब वैक्सीन था, अभी 2-3 दिन पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको। और आप बताइए कि हमारा झारखंड जो है 4.65% से आगे नहीं भागा था और उसको भी हमने कम कर दिया। और अभी देश का जो है वेस्टेज रेट जो है वो 6.30 है और हरियाणा का वेस्टेज रेट जो है 6.65 है। यूपी का वेस्टेज रेट जो है वो 6%। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।